खांडे राव के हुक्म से हैदर अली के दोनों बच्चों टीपू और करीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बच्चों की गिरफ्तारी की खबर सुनकर हैदर अली खांडे राव और महारानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ गाजी खान टीपू और करीम को कैद खाने से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वो बच्चों को एक टूटी हुई कश्ती में छुपा देते हैं। गाजी खान को बागी करार दे दिया जाता है और सिपाही उनके पीछे लग जाते हैं। गाजी खान अपने एक दोस्त लाला मियां के पास मदद के लिए जाते हैं और उन्हें न पाकर उनकी बेटी रुकैया से खत लिखवाकर चले जाते हैं। खांडे राव के डर से लाला मियां बच्चों की मदद करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन उनकी बच्ची रुकैया बच्चों की भूख प्यास के बारे में सोचकर सो नहीं पाती है। वो टीपू और करीम के लिए खाना लेकर रात के अंधेरे में दबे कदमों निकल जाती है। कौन हो तुम? मैं रुकैया हूँ। गाजी चाचा ने बताया कि तुम लोग भूखे हो, उनके पीछे सिपाही पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। भाईजान बहुत भूख लगी है। आओ अंदर आओ, बैठो। पहले तुम रोना बंद करो, फिर मैं खाऊंगा। तुम भी खाओ रुकैया। मुझे भूख नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर क्यों? अब तो तुम हमारे पास हो। वापस कैसे लौटूंगी उसका डर लग रहा है। सुबह चली जाना। रात को वापस घर न लौटे तो अब्बा हुजूर गुस्सा होंगे। रास्ते में कोई मुसीबत आ गई तो रात को इधर ही सो जाना, अकेली जाना मत। खाना कैसा लगा करीम? बहुत अच्छा। भाईजान मुझे नींद आ रही है। अच्छा अब तुम सो जाओ। तुम भी सो जाओ रुकैया। माशाअल्लाह, कितने मासूम बच्चे हैं। रुकैया, रुकैया, बेटी रुकैया, उठो बेटी, चलो घर चले। अब्बा, अब्बा जान, माफ कर देना मुझको। मैं आपकी बिना इजाजत के चली गई। आप मुझसे नाराज होंगे ना? नहीं बेटी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम पर नाज है। तुम्हारी इंसानियत और बहादुरी ने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। चलो बेटी,
अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? अब्बा जान, ये भी चलेंगे ना हमारे साथ? हाँ बेटी, मैं तुम सबको ही तो लेने आया हूँ। सुबह होने वाली है, मैं एहतियात से तुम्हें घर तक ले जाने का रास्ता निकालता हूँ। आओ आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे साथ। आओ बच्चों, आओ आओ बेटे, आओ करीम। आओ आओ बच्चे, आओ ध्यान से। सरकार, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया सरकार, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मेरे बच्चे ने सरकार, कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो। जल्दी चले, जल्दी चले। यहाँ तक लाने का शुक्रिया चचा जान। शुक्र अल्लाह का करो बेटे। अम्मी जान, ओ अम्मी जान, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी दिलेर बच्ची, कहाँ चली गई थी रात के अंधेरे में इतनी दूर? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अम्मी जान, फिक्र मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। तो टीपू और करीम का क्या होगा? ये ना आती तो मैं भूख से मर जाता। कैसे मर जाता बेटे? अल्लाह बहुत बड़ा है? देखा तुम्हारे लिए रुकैया के हाथ खाना भिजवा लिया ना, हैं? और होली के रंगों में हमें छुपाकर यहाँ पहुँचा दिया। शेर की भेष में आ गई, तुम तो मेरी शेरी हो। अरे अरे क्या हुआ बेगम, तुम बहुत हंस रही हो? अपनी शक्ल देखिए आईने में। मेरी शक्ल? आप तो नीले, पीले, लाल सब रंग में रंगे हैं। क्या हुआ भाई मेरी शक्ल को? अच्छी भली तो है। अच्छा भाई, तुम अपने मेहमानों की खातिर करो, मैं नहा कर आता हूँ। बहुत ही अच्छा किया रुकैया ने जो तुम्हें यहाँ ले आई। अम्मी मैंने अच्छा किया ना? हाँ बेटे, बहुत अच्छा किया, पर आइंदा अकेले नहीं जाना। बुरहानुद्दीन को अपने साथ ले जाना। अच्छा? ये तो पापा तो जैसे ही बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं है इनकी जरूरत। लेकिन खुद भी अकेले
अकेले अब नहीं जाना। हाँ नहीं जाऊंगी अम्मी जान, जाऊंगी तो आपसे पूछ कर जाऊंगी। और अब की तो नहीं गई। अगर आपसे पूछ कर जाती तो क्या आप मुझे जाने देती? चलो चलो, अब गुस्ल खाने में चलो, गुस्ल कर लो। आ जाओ मेरे बीच। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे बच्चे छुड़ाए जा चुके हैं, लेकिन वो है कहाँ? इस वक्त वो कहाँ है किसी को कानो कान खबर नहीं। और गाजी खान उसे शक के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और साहबजादों को ढूंढने के लिए घर घर की तलाशी ली जा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, सुल्तान और करीम जहां भी हैं महफूज हैं। अब तुम खांडे राव के बारे में सोचो हैदर, कि रियासत मैसूर की तबाही को उसके हाथों से कैसे बचाया जा सके। तुम ठीक कहते हो मोहम्मद अली, खांडे राव पर यकीन करके हमने बहुत बड़ी गलती की है जो जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। हम अपनी बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा करके इन बागियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दोबारा रियासत मैसूर के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत न कर सके। हुजूर, सेनापति हैदर अली साहब तशरीफ लाए हैं। हैदर अली, उन्हें यहां ले आओ। आओ हैदर आओ। आदाब अर्ज करता हूं नंजरा जी। बैठो। खैरियत तो है? नंजरा जी, दोस्त ने गले मिलकर पीठ में खंजर भोंक दिया। और ये दोस्त खांडे राव के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। आप सही फरमाते हैं नंजरा जी। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं हैदर, तो जरूर कहो। खांडे राव ने अपनी मदद के लिए ईसा जी पंडित को बुलाया है और वो अपने टिड्डी दल लश्कर के साथ मैसूर की सरहद में दाखिल हो चुका है और मेरी फौजी अभी पौंडीचेरी से वापस नहीं आई। इस वक्त मैं तन्हा हूं नंजरा जी, और उधर अंग्रेजों ने भी खांडे राव से हाथ मिला लिया है। जहां तक फिरंगियों का सवाल है, तो उन्होंने तुम्हारा झुकाव फ्रांसीसियों की तरफ देखकर ही तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिलाया है। ये ताजिर कौम पैसे की दोस्त है। जब तक इन्हें कोई मोटी रकम नहीं मिल जाती, तब तक ये मैदान जंग में नहीं उतरेंगे। और खांडे राव के पास इन्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं। रह गया ईसा जी पंडित का सवाल, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें किसी जज्बाती बुनियाद पर ही बुलवाया होगा। हकीकत जान लेने के बाद वो इस झगड़े में नहीं पड़े। मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नहीं नंजराज, मेरी मानो तो इस झंझट में मत पड़ो, वरना दुनिया कहेगी कि जिस पद से नंजराज को हटना पड़ा, वही पद खांडेराव को मिलने से नंजराज जल गया। दुनिया क्या कहेगी, इस डर से हक और ईमान का साथ छोड़ा नहीं जा सकता भाई साहब। चलो हैदर जी, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। आओ चलिए। मैं इसे समझाते समझाते थक गया, मगर मेरी इसने एक नहीं मानी। हे भगवान, इसे समझ दे, बुद्धि दे। आइए नंजराज जी। नमस्कार। नमस्कार। सलाम। सलाम, बैठिए। ये मैसूर के सेनापति हैदर अली साहब हैं। हमने आपकी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुना है और आज अंदाजा भी लगा लिया। नंजरा जी भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। इस वक्त आप हमारे लश्कर में हैं। वो इसीलिए कि हम
आपके दुश्मन नहीं हैं। मगर आप हमारे दोस्त भी तो नहीं हैं। इसीलिए तो हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और अगर आप ये दोस्ती का हाथ थाम लेते हैं तो हम इस पर अभिमान करेंगे। आप जानते हैं प्रधानमंत्री खांडे राव जी ने हमें अपनी सहायता के लिए यहाँ बुलाया है। प्रधानमंत्री खांडे राव जी सेनापति हैदर अली साहब के बचपन के दोस्त हैं। उनके साथ रहे, साथ पले हैं, साथ पढ़े हैं। लेकिन उनके पास दिल है, दिमाग है। कल जो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, वही लोग सेनापति जी के खिलाफ आज जाल बिछा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी बिना कुछ समझे हुए उस जाल की डोरियां खींच रहे हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप ये खूब जानते हैं कि एक नादान की दोस्ती की बजाय अक्लमंद की दुश्मनी बेहतर है। अगर हमारा हर्जा खर्चा अदा कर दिया जाए तो हम अपने फैसले पर गौर कर सकते हैं। मैं आपके हर्ज और खर्च के बदले में 12 महल का इलाका आपके नाम लिख लेता हूं। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? हम भी वादा करते हैं कि हम अपनी फौजें यहाँ से फौरन हटा लेंगे। नमस्कार। सलाम। सलाम। मेरा शीर बहुत मैला हो गया है, मैं इसे साफ कर लेती हूँ। वाह, मेरे कपड़ों में तो तुम लड़की लगती हो, मेरी छोटी बहन। बहन नहीं हूँ, मैं भाई हूँ। ये कपड़े तुम्हारी अम्मी जान ने दिए हैं। भाईजान को तो लड़के के कपड़े दिए हैं, वो तैयार हो रहे हैं। देखो, ये तैयार होकर आ गए। ये अभी ठीक तरह से तैयार नहीं हुए हैं। ये लो, पहन लो। मैंने अपने हाथों से शेर का मुंह धोया है। शेर कभी अपना मुंह नहीं धोता। मेरा शेर तो रोज मुंह धोता है और रोज अच्छा अच्छा खाना भी खाता है। अम्मी जान, हमें शेर से डर लग रहा है। हमें मत खाओ मामा, हमें मत खाओ, हमें बचाओ, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ मामा। क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम क्या सोच रहे हो? अब्बा जान के बारे में सोच रहा हूँ। न जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। मैं उनके लिए दुआ करूँगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कैसे मालूम? मेरा दिल कहता है। टीपू और करीम का ये दिन तो हमारे साथ हिफाजत से गुजर गया, पर कल किसी अड़ोसी पड़ोसी ने देख लिया ना तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। न जाने क्या। अल्लाह करे अब तो गाजी खान आ जाए और अपनी जिम्मेदारी संभाले।
कौन हो सकता है इतनी रात गई? मैं भी देखता हूँ। गाजी खान, बच्चे तो हिफाजत से है ना? बच्चे सही सलामत है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बताऊं लाला मियां, बड़ी परेशानी हुई। सिपाही भूखे कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े। बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता यहां तक आ पहुंचा हूं। आप लोगों को भी बड़ी परेशानियां हुई होगी बच्चों को यहां तक लाने में। जिनका अल्लाह मुहाफिज हो, भला उन्हें क्या मुश्किलें पेश आ सकती है। होली की बरसात के रंगों में छुपते छुपाते बच्चों को यहां तक ले आया। बहुत खूब लाला मियां। अब तुम आगे की फिक्र करो मियां। हैदर भाई कहाँ है? खांडेराव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो बड़ी तेजी से मैसूर की तरफ बढ़ रहे हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब बच्चों को मैं उनकी मां तक पहुंचाने आया हूं। कहाँ है बच्चे? बच्चे अंदर सो रहे हैं। अच्छा, तुम पहाड़ी की तरफ चलो। हाँ, मैं बच्चों को लेकर अभी पहुंचता हूं। जुम्मन भैया सब तैयार है? हाँ सरकार, जल्दी कीजिए। ठीक है गाजी, आओ। अच्छा लाला मियां, मैं पहाड़ी की तरफ पहुंचता हूं। ठीक है, तुम चलो। आओ बेगम, जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी। आओ टिपू, जल्दी आओ। जल्दी अंदर बैठ जाओ। पालकी उठाओ, चलो जल्दी करो। ठहरिए। क्यों? हम पालकी की तलाशी लेना चाहते हैं। किसके हुक्म से? सरकार के हुक्म से। कौन सी सरकार? तुम शहर कोतवाल के कदना से नायब होकर रिसालदार लाला मियां के जरान खाने की तलाशी लेने की जुर्रत करोगे? मैं इस जुर्म में तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। पालकी क्यों रुक गई अब्बा जान? अम्मी जान नाराज हो रही हैं। नाना जान के घर पहुंचने में देर हो रही है। रिसालदार साहब, मैं बेअदबी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अब आप लोग जा सकते हैं। पालकी आगे बढ़ाओ। गाजी चाचा, गाजी चाचा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या खुदा, मेरे शौहर जहां भी हो उन्हें सलामत रखना। मेरे आका पर अपनी रहमतों का साया बनाए रखना। ऐ परवरदिगार, मेरे मासूम बच्चों का निगहबान भी तू है। एक मजबूर बेकस माँ की फरियाद सुन ले। एक माँ की ममता तुझसे इल्तिजा कर रही है। मुझे मेरे मासूम बच्चों से मिला दे या अल्लाह, मुझे मेरे मासूम बच्चों से मिला दे। अम्मी जान। टीपू, करीम,
बच्चे, मेरे बच्चे, टीपू, करीम, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरे लाल। हमें माफ कर दीजिए गाजी खान, माँ की ममता में हम आपको बिल्कुल ही भूल गए। नहीं नहीं बेगम साहिबा, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम जानते हैं एक माँ के लिए उसके बच्चों की जुदाई कितनी तकलीफदेह होती है। अब हम माँ और बच्चों के प्यार के बीच में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खांडे राव के कब्जे से श्रीरंगापट्टनम को आजाद करवाने के लिए हैदर अली अपनी फौज के साथ आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए खांडे राव की फौज पर कयामत बनकर टूट पड़ते हैं। दोनों फौजों के बीच घमासान जंग होती है। जमकर मुकाबला होता है जिसमें दोनों तरफ का काफी जानी और माली नुकसान होता है, लेकिन आखिरकार हैदर अली खांडे राव को शिकस्त देकर फतहयाब हो जाते हैं और श्रीरंगापट्टनम पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। मुबारक हो बेगम साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खांडे राव और अपने तमाम दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करके हैदर साहब ने श्रीरंगापट्टनम पर फिर से फतेह हासिल कर ली है और आपको मैं बच्चों के फौरन श्रीरंगापट्टनम बुलाया है। शुक्रिया अल्लाह का। बच्चों जी, अपने कनीज से जाकर कहो आपको जल्दी तैयार कर दे। जी अच्छा। हम फौरन आपके अब्बू से मिलने जाएंगे। जाओ चलो भाई। गाजी खान, अब जब भी हमारे पास आए हैं तो खुशियों का पैगाम लेकर आए हैं। हम आपका शुक्रिया अपनी दुआओं से अदा करेंगे। खुदा आपको सलामत रखे और अपनी रहमत से नवाजे। मेरे बच्चे। कैसे हो बेटे करीम? आदाब अबूजान। जीते रहो टीपू बेटे, जीते रहो। बेगम, फतह और घर वापसी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बेगम, आपकी कमी हमें हर पल महसूस होती रही। आपके तसव्वुर को कभी हमने अपने से जुदा नहीं होने दिया। आपकी जुदाई में एक एक पल किस तरह से गुजारा हमने, हम आपसे बयान नहीं कर सकते। हम समझते हैं बेगम, हम समझते हैं, लेकिन यह जिंदगी बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। इंसान के सब्र, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानियों को अपने तराजू में तोलती है। फिर कहीं जाकर उसे अपनी जिंदगी का सिला मिलता है। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद आप हैं। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? हम सरदार गाजी खां के बारे में सोच रहे हैं बेगम। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने हमारे साहबजादों को हम तक पहुंचाया। इससे बड़ी दोस्ती की मिसाल ढूंढने से नहीं मिलेगी बेगम। हाँ, लेकिन साहबजादों की जिंदगी बचाने में लाला मियाँ का भी बराबर का हाथ है। हमें उनके घर जाके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम चलेंगे ना? हाँ बेगम, जरूर ले चलेंगे।
हुजूर सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बीबी जी। हाँ, क्या बात है? बेगम साहिबा नवाब साहब तशरीफ लाए। नवाब साहब? नवाब साहब? कौन नवाब साहब? नवाब हैदर अली साहब। नवाब हैदर अली साहब? अस्सलाम वालेकुम लाला मियां। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ लाइए। आप यहाँ तशरीफ लाई, हमें इज्जत बख्शी, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इंसान किसी को इज्जत दिया नहीं करते, किया करते हैं। इज्जत देने वाला तो अल्लाह पाक है। अपने घर की शान तो घर वालों से होती है, सामान से नहीं। आपने इस खंडहर में कदम रखकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान तो आपने हम पर किया है लाला मियां। हम तो इस काबिल भी नहीं कि आपका पूरी तरह शुक्रिया अदा कर सके। आपने हमारे बच्चों को कलेजे से लगाया, उन्हें तसल्ली दी, उनकी हिफाजत की। हम आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हमारी गर्दन आपके सामने इस एहसान के बोझ से हमेशा झुकी रहेगी लाला मियां। हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बस एक छोटी सी नेकी करके जन्नत में घर बनाने की कोशिश की है। आजकल इतना भी कौन करता है? हाँ लाला मियां, उसका साथ तो अजीज अकारिब भी नहीं देते जिस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो, वक्त बदल गया हो, हुकूमत जिसकी दुश्मन हो गई हो। जिसके दिल में खुदा का डर होता है वो और किसी से नहीं डरता, सच्चाई का ही साथ देता है। बेगम सच कहती हैं, लेकिन जो खुदा को ठीक से नहीं पहचान पाता वो हौसला हार जाता है। हम भी उन्हीं कम मर्तबा लोगों में से हैं, मगर हमारी बहादुर और खुदा शनास बेटी ने अपनी हिम्मत से हमारी टूटी हुई हिम्मत को हौसला दिया और हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। बेटी आप हमारे पास आइए। आओ बेटी। देखिए बेटी, हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं, इन्हें कबूल फरमाकर हमारा दिल खुश कर दीजिए। इन तोहफों से ज्यादा मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं तो आपकी बेटी हूँ। सुभान अल्लाह, भाई आप तो बहुत समझदार हैं, ज़हीन है, माशाअल्लाह। लाला मियां, आपके बच्चों की तहजीब देखकर माँ बाप के सलीके का अंदाजा होता है। आपने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दी है। अल्लाह का करम है। आपके बेटे का क्या नाम है? बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन। बरखुरदार को फौजी तालीम के लिए गाजी खान के सुपुर्द कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। और आप मोहम्मद अली को मैदान से मिल लीजिए। जी। मैं आपको उनके रिसाले में 100 सवारों का अफसर मुकर्रर करता हूँ। आपको जल्दी रोज में बच्चे इस तरह से मिल गए जैसे इनकी मुलाकात परसों पुरानी हो। अल्लाह इनकी मुलाकात को परवान चढ़ाए। अच्छा लाला मियां, अब हमें इजाजत दीजिए। जी। देख लो अपनी आंखों से, ये तौर तरीके हैं तुम्हारे पति के। वो मेरे पति हैं, तो आपके भी तो बेटे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकती? शादी के बाद माँ का अधिकार नहीं रह जाता, पत्नी का हो जाता है। या तो तुम अपने पति को अपने वश में नहीं कर सकती, या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है।
मेरी परवाह उन्होंने कब की है? बेटा, 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 क्या हुआ बेटा? थक कर गिर गए होंगे या फिर आपको देखकर नाटक कर रहे होंगे। चुप रहो। उठो बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? महाराज का स्वर्गवास हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे बेटे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुना तुमने? हाँ सुना। मेरे लिए वो जिंदा ही कब थे? मैंने तो सुहागरात से ही अपने आप को विधवा मान लिया था। महाराज की मृत्यु हो चुकी है। देवराज राजकोष लेकर पता नहीं कहां चले गए। नंजराज जी सत्यमंगल में ही संन्यास लेकर बैठे हैं। ऐसे संकट की स्थिति में मैसूर राज्य की गद्दी कौन संभालेगा? नहीं पंडित, हम मैसूर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैसूर की गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ महाराज की संतान का बनता है। हैदर, महाराज की कोई भी संतान जीवित नहीं है। लेकिन पंडित, महाराज के भाई बहन के बच्चे तो होंगे ही। हैं, 10 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मैसूर की गद्दी पर बिठाया जा सके। पंडित, तुम उन बच्चों को खाने पर बुलाओ, फिर इस बात का फैसला हम करेंगे कि कौन बच्चा मैसूर के तख्त पर बैठने के काबिल है। आओ बेटे। नमस्ते। जीते रहो। आओ, यहां बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? लक्ष्मण राव वड़ियार। लक्ष्मण राव। लक्ष्मण राव, जो हम कहने जा रहे हैं उसे जरा गौर से सुनो। तुम्हें मैसूर के तख्त पर गद्दी नशीन किया जाएगा और तुम रियासत मैसूर के महाराजा कहलाओगे, लेकिन तुम हमारी सरपरस्ती में हुकूमत करोगे जब तक कि तुम बालिग होकर खुद हुकूमत संभालने के काबिल नहीं हो जाते। और बेटे, तुम्हें वो तमाम असबाब मुहैया किए जाएंगे जो तुम्हारी शान शाया होंगे, और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पूरी तरह हमारी होगी। तो सामंत, महाराज चल बसे। जी हाँ। उनके लक्षण ही उनकी मौत को स्वयं बुला रहे थे। ये तो एक दिन होना ही था। और नंजराज जी, रानी साहिबा को राजपाट और राजनीति के काम से बेदखल करके हैदर अली मैसूर राज्य का बेताज बादशाह बन बैठा है।
ये तो मैसूर राज्य का सौभाग्य है। महाराज की दिन रात की अय्याशी, रानी साहिबा के नित नए राजनैतिक षड्यंत्र, देवराज जी की मैसूर तख्त से गद्दारी। मैसूर की प्रजा 16 साल से कष्ट उठा रही है। तुम देख लेना सामंत, ये धरती, ये खेत जो भूख उगलती है, एक दिन सोना बरसाएगी सोना। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी। सामंत, ये मेरी भविष्यवाणी है।